ग्रंथि या बार्थोलिन ग्रंथि या वेस्टिबुलर ग्रंथि खुलती है। बार्थोलिन ग्रंथि या वेस्टिबुलर ग्रंथि खुलती है। जो नर में किसके समजात होती है? जो नर में काउपर ग्रंथि के समजात होती है। जो नर में काउपर ग्रंथि के समजात होती है। ऊपर करूंगा, इसको दिख नहीं रहा क्या? पंखा चलवाऊं? कर लो भाई, कहां से चालू हुआ कर दो उसका। कर दो, थोड़ी देर बाद बंद कर देना, कर दो, उसकी भी मान रख लो। इतना बोला है तो वापस बंद कर देना थोड़ी देर में। ठीक है, अगला लिख लो। काउपर ग्लैंड के समजात होता है, बस बेटा, काउपर ग्लैंड के समजात होता है। नेक्स्ट लिख लो, जो ईस्ट्रस के समय, इसी में आगे लिख लो, काउपर के समजात होता है, लिख लिया। जो ईस्ट्रस के समय चिकना पदार्थ स्रावित करता है। सर वापस बताओ, कहां तक लिख लिया था भाई तुमने? वेस्टिब्यूल से बंद हो गया था कि? हाँ तो ऑनलाइन वाले लाद लो, फटाफट मैं बोल देता हूं, फिर तुम इसको आराम से सुन के लिख लेना, वरना अपने को पूरी क्लास का वेट करवाना पड़ेगा। तो अपन क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल में अपन लिखेंगे कि वेस्टिब्यूल क्या है? मूत्र एवं प्रजनन के लिए कॉमन मार्ग है। हाँ हाँ बेटा, लिखने में ध्यान दे दो, टाइप करने में मत दो तुम। ठीक है, वेस्टिब्यूल मूत्र व प्रजनन के लिए कॉमन मार्ग होता है, जिसमें बार्थोलिन व वेस्टिबुलर ग्रंथि खुलती है। जिसमें बार्थोलिन व वेस्टिबुलर ग्रंथि खुलती है। अरे बेटा तुम्हें लिखवा रहा हूं संजय मीणा, सर हमें भी लिखवाओ, तुम्हें लिखवा रहा हूं, लिखो तो सही तुम। अच्छा वेस्टिबुल तक वेजाइना में नहीं लिखा था क्या उन्होंने? वेजाइना से वापस लिखाओ, अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, वेजाइना से लिख लो, बस बस बेटा पढ़ लो इसको एक बार, जो हो गया ना अपन ने लिख लिया, उसको एक बार रिवीजन कर लो, क्या हो गया। अच्छी बात है ना, घर और कोई सब्जेक्ट को टाइम दे देना। अब थोड़ा ही टाइम बचा है, ऊपर से नई चीजें और ऐड हो गई, पता ही है ना आपको। हाँ तो सब्जेक्ट में तो कितना है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 तो पक्के कर लो। वो तो बात हो है, घर जाके तुम्हें जोर नहीं देना पड़ेगा, जो अपन ने भी लिखवाया एक बार तुम लिख लो, जब तक मैं 2 मिनट में इनको भी लिखवा देता हूं। और टाइम है तो पीछे वाला पढ़ लो, कल वाला। तो वेजाइना के अंदर लिख लो लाड लो, वेजाइना समागम अंग या कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। हाँ बेटा ऑनलाइन वालों के लिए लिखवा रहा हूं, लिख लो इसको अब। वेजाइना समागम अंग या कोपुलेटरी ऑर्गन होती है, जिसमें प्राकृतिक समागम के दौरान, जिसमें प्राकृतिक समागम के दौरान वीर्य डिपॉजिट किया जाता है। वीर्य डिपॉजिट किया जाता है, और वीर्य कहां डिपॉजिट करते हैं, कौन कौन सा रो में? कैटल, बफेलो, शीप, गोट।
ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या लिखवाया था अगला, वेस्टिब्यूल। अच्छा, उसमें यह भी लिखवाया था एक लाइन अपन ने, गार्टनर डक्ट। अगली लाइन लिख लो, गार्टनर डक्ट वेजाइना के फ्लोर भाग पर पाई जाती है। गार्टनर डक्ट वेजाइना के फ्लोर भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट हो गया वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में लिख लो, वेस्टिब्यूल मूत्र व प्रजनन हेतु कॉमन भाग है। वेस्टिब्यूल मूत्र व प्रजनन हेतु कॉमन भाग है, जिसमें बार्थोलिन या वेस्टिबुलर ग्रंथि, जिसमें बार्थोलिन या वेस्टिबुलर ग्रंथि आकर खुलती है। बार्थोलिन या वेस्टिबुलर ग्रंथि आकर खुलती है। जो नर में काउपर ग्रंथि के समजात होती है। जो नर में काउपर ग्रंथि के समजात होती है। सर हमारा मैसेज देख लिया करो कभी कभी। अरे तुम्हारा मैसेज देख के तो लिखवा रहा हूं, लिख लो। अब तुम्हारा मैसेज देख के लिखवा रहा हूं बेटा। नर में काउपर ग्रंथि के समजात होती है, जो ईस्ट्रस के समय चिकना पदार्थ स्रावित करती है। जो ईस्ट्रस के समय चिकना पदार्थ स्रावित करती है। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया था। तो ठीक है, ऑनलाइन वाले लाड लो। अब लिख लो अगला, क्लाइटोरिस। यह एक, क्लाइटोरिस हेडिंग डाल लो पहले। यह एक पेपिला नुमा, यह एक पेपिला, पेपिला मतलब एक उभार हो गया। तो यह एक पेपिला नुमा, पेपिला पेपिला नुमा संरचना होती है, जो वल्वा के, जो वल्वा के वेंट्रल भाग पर, वेंट्रल भाग पर, या ब्रैकेट में लिखना नीचे, वल्वा के वेंट्रल भाग पर, या ब्रैकेट में लिख लो नीचे, पाई जाती है। पाई जाती है, जो नर के ग्लास पेनिस के समजात होती है। जो नर के ग्लास पेनिस के समजात होती है। नेक्स्ट लिख लो, वल्वा।
और वल्वा के अंदर लिख लेना वल्वर लिप्स वेजाइना की, वल्वर लिप्स वेजाइना की ओपनिंग को ढकते हैं। वेजाइना की ओपनिंग को ढकते हैं जो संक्रमण के अंदर प्रवेश करने को, जो संक्रमण के अंदर प्रवेश करने को रोकती है। जो संक्रमण को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। और लास्ट में लिख लेना हाइमन। हाँ, हाइमन। यह वेजाइना व वेस्टिब्यूल के, यह वेजाइना व वेस्टिब्यूल के वेजाइना व वेस्टिब्यूल के जंक्शन पर पाई जाती है। वेजाइना व वेस्टिब्यूल के जंक्शन पर पाई जाती है। जो घोड़ी में अधिक विकसित तथा गाय भैंस में कम विकसित होती है, तथा गाय भैंस में कम विकसित होती है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है, और फोर्निक्स वेजाइना किसमें एब्सेंट थी? 100 के अंदर एब्सेंट थी। और कैटल के अंदर सर्वाइकल फोल्ड की संख्या कितनी थी? 3 से 5। और बफेलो के अंदर 1 से 3। ठीक है, बार्थोलियन ग्लैंड कौन से पार्ट में पाई जा रही थी? वेस्टिबुलर पार्ट के अंदर। ठीक है, और बार्थोलियन ग्लैंड किसके समजात थी? ड्यूप्लेक्स यूट्रस किसके अंदर पाया जाता है? किसमें? खरगोश के अंदर। चलो, तो इसका मतलब मामला तुम्हें थोड़ा याद है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? हॉर्मोन्स, क्योंकि अपन ने बहुत सारे हॉर्मोन्स तो भी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और ज्यादातर हार्मोन, नर में तो क्या है, एक ही हार्मोन है काम का, टेस्टोस्टेरोन। और मादा के अंदर क्या है? हार्मोन्स बहुत सारे हैं जो काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, मादा में काम आने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगला लिखेंगे अपन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। और सबसे पहला जो अपन हार्मोन्स पढ़ेंगे वो है GnRH। और GnRH की फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसके बारे में सारी बातें तुम्हें पहले ही पता है, क्योंकि अपन ने सारी बातें कल ही डिस्कस कर ली थी। तो अगर पता है तो तुम मेरे को बताते जाओ कि इसका श्रावण कहां से होगा, कौन से भाग से होगा? हाइपोथैलेमस से। तो इसका श्रावण कहां से होगा?
हाइपोथैलेमस भाग से। ठीक है, एक बार समझ लो सारी बातें, फिर अपन क्या करेंगे आराम से फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या कहां से निकलेगा ये, हाइपोथैलेमस से। अब काम क्या था इसका, कार्य क्या था, एफएसएच और एलएच का श्रावण करवाना, या अपन ऐसे कह देंगे सिंपल भाषा में कि गोनेडोट्रोपिन का श्रावण करवाना, क्योंकि एफएसएच और एलएच क्या है, दोनों के दोनों गोनेडोट्रोपिन ही तो है। तो अगला क्या हो गया, इसका काम क्या हो गया, गोनेडोट्रोपिन का श्रावण करवाना। ठीक है, अब गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हो गए, यही लिख लें एक बार, एफएसएच और एलएच। तो कई बार तो सिंपल क्वेश्चन यही आ जाता है कि निम्न में से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, एफएसएच और एलएच। अब इसके अलावा ये कहां कहां अपन इसको यूज ले सकते हैं, कहां कहां यूज ले सकते हैं इसको अपन, भाई जहां भी अपने को लगे कि एलएच स्रावित कम हो रहा है, अपन एलएच भी लगा सकते हैं, या फिर क्या लगा लें अपन, जीएनआरएच। जैसे अपन कई बार तुमने देखा होगा कि जब कई बार भैंस रुकती नहीं है, बार बार अपन यही करते हैं, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो तुमने देखा होगा फिर लास्ट में कई क्या करते हैं अपने, इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा, गाइनारीच या रिसेप्टाल लगाते हैं ना, या तो 2.5 ml लगाएंगे या 5 ml लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि अगर मान लो इसमें शिकायत अपने को लगी, अपने सस्पेक्ट है कि हो सकता है इसमें डिलेड ओव्यूलेशन हो सकता है इसमें एन ओव्यूलेशन वाली कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में अपन इंजेक्शन लगा देंगे तो टाइम पे ओव्यूलेशन हो जाएगा, और टाइम पे ओव्यूलेशन हो जाएगा तो जानवर क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो इसको अपन कहां कहां यूज ले सकते हैं, एक तो अपन कहते हैं एन ओव्यूलेशन, मतलब इसमें तो क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, एन मतलब एब्सेंट, ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, इसमें तो क्या हो रहा है, अंडोत्सर्ग हो ही नहीं रहा। दूसरे में क्या करें, डिलेड, नाम से पता लग रहा है, या डिलेड ओव्यूलेशन के उपचार में। तो पहला तो क्या हो गया, एन ओव्यूलेशन या डिलेड ओव्यूलेशन के उपचार में। एक तुमने कंडीशन सुनी होगी, खैर पढ़ेंगे अपन बाद में क्या होती है, क्या क्या समस्या है उसमें, फोलिकुलर सिस्ट। देखो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, चाहे फोलिकुलर सिस्ट हो चाहे ल्यूटियल सिस्ट हो, सिस्ट का मतलब ही है कि वो वहीं की वहीं रह गई, आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी। क्योंकि क्या होना चाहिए था, एक फोलिकल पूर्ण विकसित हो गया, उसके बाद में उसमें क्या होना चाहिए था, अंडोत्सर्ग होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और अंडोत्सर्ग होने के बाद में क्या बननी चाहिए थी, कार्पस ल्यूटियम। लेकिन लाडलो अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं। अब वो किसी वजह से तो हो सकता है एलएच हार्मोन ही कम निकल रहा हो, ठीक है, या और कोई दिक्कत हो। तो अगर अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं तो वो बना का बना ही रह गया, फोलिकल वहीं की वहीं बना रह गया, तो अपन ने क्या बोल दिया, फोलिकुलर सिस्ट। अब उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है अपन आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिक बात समझ में आ गया क्या होती है। वैसे अपन कहते हैं कि ल्यूटियल सिस्ट, कि अगर जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था लाडलो, उसको कार्पस ल्यूटियम को नष्ट होना चाहिए था, साइकिल दोबारा शुरू होना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट ही नहीं होती। कार्पस ल्यूटियम नष्ट ही नहीं होगी तो जानवर दोबारा हीट में आएगा क्या, तो तुमने देखा होगा कई दिनों तक जानवर हीट में नहीं आता कई बार। ठीक है, ओनर कहता है कि साहब बेरा ना क्या हो गया, हम तो क्यों देर तक लिया, जानवर हीट में आवही कोन्या, आवही कोन्या, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि वो एनिस्टस कंडीशन में चला गया हो, उसके अंदर कौन सी सिस्ट हो जाए, ल्यूटियल सिस्ट हो जाए। ठीक है, तो ल्यूटियल सिस्ट की बाद भी बात करेंगे, अभी अपन क्या बात करें, फोलिकुलर सिस्ट। फोलिकुलर सिस्ट हुई क्यों, एलएच की कमी हो गई, वरना तो क्या होता, वो क्या हो जाता, निकल ही जाता। पानी मिल जाएगा एक बार थोड़ा, ठीक है, तो वरना तो क्या हो जाता। तो इसीलिए एलएच की कमी हो रही है तो अपन जीएनआरएच लगा दें क्या, अगर जीएनआरएच लगा देंगे तो अपने आप एलएच की मात्रा बढ़ जाएगी, एलएच की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। तो किसके उपचार में काम में ले सकते हैं, फोलिकुलर। अब इनका कोई रट्टा बिठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस अपने वो गायनी समझनी है, वो तो अपने वो ऑप्शन में देख लेंगे अपन कि क्या पूछ रहा है क्या पूछना है। कुछ चीजें हैं जैसे मान लो कोई अगर 12 से 24 घंटे इसमें स्ट्रेस आता है, 24 से 48 घंटे, वो थोड़ी चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये चीज याद करने की है क्या, जब अपन ने समझ लिया फोलिकुलर सिस्ट है मतलब क्या हो गया, इसमें अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं, बनी की बनी रह रही है, तो सीधी सी बात है या तो अपन उपचार में क्या लगाएंगे, एलएच हार्मोन लगाएंगे, तो एलएच ऑप्शन में तो एलएच भी सही है, या अपन क्या लगाएंगे, जीएनआरएच लगाएंगे, तो ऑप्शन में जीएनआरएच है तो जीएनआरएच भी सही है। कोई बात है इसमें रटने वाली, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो यही लिख लो जीएनआरएच,
और हेडिंग लिखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाँ, वैसे अपन और भी काम में ले सकते हैं, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं कि जैसे अपन कहें ना ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन जानते हो क्या होता है? नहीं, हाँ, नाम से पता लग रहा है। सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ, ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हो गया? एक साथ। और किस में लेके आना है एक साथ? हीट में। अपने को जानवरों को एक साथ हीट में लेके आना है, ठीक है। अपनी इच्छा है कि भाई अपने जानवर, जैसे अपन कहते हैं भाई गर्मियों के अंदर भैंस का दूध क्या हो जाता है? कम हो जाता है, गाय गाय बहती है। अपनी इच्छा है कि अपनी सारी भैंस ही कब ब्याएं, गर्मियों में डेयरी की रेट बड़ी हो जाती है, तो अपनी इच्छा है। तो अपन ने हॉर्मोन्स लगा के उसका जो नेचुरल साइकिल है उसको डिस्टर्ब करके अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार उसको अपने हीट में ले आए, उसको अपन क्या कहते हैं? ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन। या तुमने सुना होगा आजकल एम्ब्रियो ट्रांसफर चल रहा है, जैसे आजकल एआई चल रही है ना, आने वाले 10 सालों में ऐसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर होंगे, अभी भी हो रहे हैं बहुत जगह तो, और आने वाले टाइम में ऐसे होंगे। क्यों? जैसे अपने पास एक भैंस है बिल्कुल शानदार, कि हो तो ऐसी ही हो वरना हो ही नहीं, ऐसी भैंस अपने पास बिल्कुल मुर्रा, बिल्कुल जलेबी जैसे सींग, जेट ब्लैक कलर, लंबी पूंछ और वही 25 लीटर दूध। लेकिन अपने बाड़े के अंदर 5-7 भैंस है जो कोई काम की, ठीक ठाक है। अब अगर अपन ने सबकी मीटिंग करवा दी, अपन ने सारे जानवरों की मीटिंग करवा दी, तो भाई जिसके मां के लक्षण, भाई अपन ने क्या कर दिया? नर का तो बढ़िया सीमन लगवा दिया, लेकिन मां के लक्षण तो आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे क्या? तो मां के लक्षण आएंगे तो अपन चाहते हैं कि यार ये मां के लक्षण नहीं आए तो ठीक है, ना तो दूध देती, सींग कोई इधर भाग रहा है, कोई सींग इधर भाग रहा है, तो ऐसी संतति चाहते हैं क्या अपन? तो अपन क्या करेंगे? जो टॉप क्वालिटी की अपने पास मुर्रा थी ना, अपन उसमें करवा लेंगे सुपर ओव्यूलेशन। सुपर क्या हो गया? ऊपर, मतलब जो नॉर्मल हो रहा है उससे भी तगड़ा, कि सुपरमैन, कि नॉर्मल मैन से भी ऊपर मैन। वैसे क्या करें? सुपर ओव्यूलेशन की सामान्यतः अंडोत्सर्ग हो रहा है एक, अपन करें 3 या 3 से ज्यादा अंडोत्सर्ग एक बार में हो रहे हैं, तो अपन उसको क्या कह देंगे? सुपर ओव्यूलेशन कह देंगे। अब हॉर्मोन्स लगाएंगे अपन, अभी बताएंगे कि कौन सा हॉर्मोन लगाएंगे, ठीक है? कौन सा लगाएंगे भाई, तुम एक बताओ। हाँ, अब इसमें वो रटने वाली बात है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये हो गया। अपन एक बात कही थी अपन ने कि वैसे तो बहुत सारे, समझ बात को, मैं समझा रहा हूं तेरे को वो भी प्यार से, ठीक है? कि क्या हुआ था कि अपन ने क्या कहा था कि शुरू के अंदर तो 18-20 अंडे या फोलिकल बनना शुरू होते हैं, लेकिन उनमें एक आगे निकल जाता है, और उसने क्या साबित कर देता है? वो बाकियों को दबाने के लिए, इनहिबिट करने के लिए क्या साबित कर देता है? इनहिबिन। अब अपन क्या करें कि बाहर से उस टाइम जैसे वो इनहिबिन साबित कराया ना, उसी टाइम अपन ने बाहर से एफएसएच लगवा दिया, तो नेचुरली तो जो शरीर के अंदर एफएसएच निकल रहा था वो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो अपन ने बाहर से लगा दिया उसको कोई रोक सकता है क्या? वो इनहिबिन भी रोक सकता है क्या? तो अब जिन वो इनहिबिट होने वाला मामला था, अब इनहिबिट होगा क्या? क्योंकि एफएसएच तो चाहिए, कहीं से भी मिल रहा है, मिल गया उनको, तो एफएसएच मिल गया, तो सारे फोलिकल क्या होने लग जाते हैं? विकसित होने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि उनमें 5-7 फोलिकल विकसित हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए 5 हो जाए, वो तो कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, भाई जानवर कितना रिस्पॉन्ड करता है उस हार्मोन के लिए। तो हो सकता है 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो 7 फोलिकल निकल गए, 7 फोलिकल तैयार हो गए, तो अब अंडे भी कितने निकलेंगे? 7 ही अंडे निकलेंगे। अब अपन अंडे निकले, अपन ने यही कर दी, क्या कर दिया अपन ने? अब बच्चे कितने बन गए? लेकिन छोड़े कहां उनको? हैं? 7 बच्चे तो बना लिए अपन ने। अब एक भैंस के अंदर तो 2 बच्चे हो गए, तो ही बच्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है, डिस्ट्रोफिया वाली कंडीशन आ जाती है। अपन क्या करेंगे? जो अपने पास ये नकली भैंस थी ना, नकली कहेंगे तो नकली अपने लिए, तो नकली भैंस है ना, इन सबको अपन ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन कर देंगे, और उस जिस टाइम में अपन ने इनके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनाए ना, उसी टाइम अपन इनको सबको हीट में ले आएंगे, और सब में ले भाई क्या कर देंगे? बांट देंगे, जिसको अपन कहते हैं ना सेरोगेसी मदर। हाँ, बॉलीवुड में चल रहा है ना आजकल सेरोगेसी मदर। आप मेरे पास रहना आगे, अपन ने भी क्या कर दिया? जानवरों के अंदर सेरोगेसी। तो अब बताओ, जो 7 बच्चे पैदा हुए, चलो ये तो माए तो ऐसी रह गई, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना फार्म 10-15 साल में तगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 7 के 7 जो बछड़ियां होंगी, क्योंकि अपन ने बछड़ियां ही क्यों होंगी? क्योंकि अपन ने सीमन ही कौन सा लगवाया था? बछड़ियों वाला लगवाया था, टॉप क्वालिटी का लगवाया था। तो 7 जो बछड़ियां होंगी, तुम सोचो क्या ही क्वालिटी होगी रहे, और 5-7 साल में तो मामला कहीं पहुंच जाएगा।
तो दूध की नदियां सी नहीं बहने लग जाएंगी क्या थोड़े दिन बाद? तो नहीं बह जाएंगी क्या? तो उसके लिए अपने को हिस्टो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुपर ओवुलेशन का मतलब समझ में आ गया? कौन सा हार्मोन काम में लिया? ठीक है, तो एक बात तो ये लिख लो, एफएसएच की बात करेंगे तो हेडिंग डाल ली क्या सबने? इसमें लिख लो श्रावण का स्थान, अगला लिख लो श्रावण का स्थान मतलब कहां से श्रावित होगा। बड़ी प्यारी लाया, ठीक है, हाँ आदमी भी प्यारा ही है ये। तो श्रावण का स्थान, श्रावण का स्थान क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला लिख लो कार्य, और कार्य में लिख लो अग्र पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन अग्र पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन, ब्रैकेट में लिख लो एफएसएच एलएच, का स्राव करवाना, अग्र पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन का स्राव करवाना। अब लिख लो उपयोग, कहां कहां कौन कौन सी कंडीशन में उपयोग ले लेंगे अपन इसको। ये तुम फील्ड में काम में ले सकते हो, जो भी प्रैक्टिस करता है ना, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, इनको उपयोग करके देखो, तुम्हें लग रहा है ना कि अगर दिक्कत ये हो सकती है, भाई इन्फेक्शन भी नहीं है, सब काम बढ़िया है, मिनरल मिक्सर भी चालू कर रखा है, डिवॉर्मिंग भी दे रखी है, फिर भी डटी नहीं दी, तो अपन एक बार ये भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उपयोग में लिख लो एन ओव्यूलेशन या डिलेड ओव्यूलेशन, ब्रैकेट में से लिख लेना। एन ओव्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? अंडोत्सर्ग न होना। डिलेड का मतलब समझिए, मतलब थोड़ा डिले होना। दूसरा नंबर लिख लेना फोलिकुलर सिस्ट, और तीसरा क्या हो जाएगा? ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। अगर इन हार्मोन्स को तुमने समझ लिया ना, हार्मोन्स नहीं पूरी गायनी को समझ लिया ना, तो एक भी चीज रटने की नहीं है। बस कुछ है वो टाइम वगैरह वाला सिस्टम, कि कितना कितना टाइम लगेगा, बस कुछ चीजें वो है। इसके अलावा पूरी गायनी में कोई चीज नहीं है रटने वाली। एक के बाद एक कॉन्सेप्ट चलता रहता है सारा। गायनरी, सिंगल गायनरी से हीट में नहीं आएगा जानवर। अपन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जीपीजी प्रोटोकॉल। अपन जब आगे बात करेंगे ना, तो एक बार बता देंगे जो 2-3 प्रोटोकॉल काम में लेते हैं ना अपन कॉमनली, करेंगे अपन आगे बात। अपन इसको बिल्कुल अप्लाइड तरीके से पढ़ेंगे, जैसे फील्ड में काम में लेते हैं ना, क्योंकि सारी चीजें काम में आती हैं एक्चुअल में, तो उसी तरीके से पढ़ेंगे अपन इसको। लिख लिया यहां तक सबने? क्या हुआ? नीचे कर, ऊपर करूं? ऊपर करूं? ठीक है। ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, SY ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। अब अपन बात करेंगे अगला किसकी? गोनेडोट्रोपिन की, एफएसएच की और
LH की, इनके भी सारे काम अपन ने कल ही पढ़ लिए थे, सारा काम पूरा डिटेल में, कहां से निकलती है, क्या काम है, कैसे काम करेंगे। लिख लिया सबने? चलो अगला है दूसरा हार्मोन FSH। फुल फॉर्म क्या थी इसकी? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका श्रावणी स्थान क्या था? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अग्रपीयूष ग्रंथि। फिर इसके कार्य क्या क्या थे? काम बता दो एक बार, तुम लिख तो लोगे, अपने को दिमाग में फिट करना है, वैसे लिखते टाइम फटाफट लिख लिया करो। फटाफट बता दो मेरे को, काम बताओ तुम एक बार सारे। सही कह रहे हो, फोलिकल की वृद्धि करना। क्या मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूं क्या कि युग्मकों की वृद्धि करना? क्यों? क्योंकि ये अंडजनन में भी काम आ रहा था, क्योंकि अंडाणु निर्माण का भी काम करवा रहा था ये, और शुक्रजनन में भी काम आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा था ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक शुक्राणु की वृद्धि कौन करवाता है? FSH। उसके बाद कौन करवाएगा? तो मैं पहली लाइन तो यही कह दूं, अंडजनन में, शुक्रजनन में। अंडजनन व शुक्रजनन प्रक्रिया, यह अपन क्या कहते हैं? फोलिकल की वृद्धि करवाना। यह भी अपन कह सकते हैं, सिंपल सी बात। फोलिकल की वृद्धि करवाना। और अब अपन जो पूरा पढ़ा था अपन ने सुपर ओव्यूलेशन वाला सिस्टम, यहां काम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सुपर ओव्यूलेशन में काम हैगा ही नहीं इसका, तो इसमें क्या वो काम आ जाएगा? कहां पे काम आ जाएगा ये? सुपर ओव्यूलेशन के अंदर। यानी 3 या, ये पता होना चाहिए सुपर ओव्यूलेशन का भी सिस्टम, ऐसे नहीं 2 हो गए 2.5 हो गया, नहीं, 3 या 3 से ज्यादा। सुपर ओव्यूलेशन वाली कंडीशन भी अपन यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे, चाहे 3 या 3 से ज्यादा अंडे एक बार में बन रहे हैं, तो ये अपन उसकी जगह क्या कहेंगे? सुपर ओव्यूलेशन कहेंगे, वरना उसको सुपर ओव्यूलेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, पीछे वाली के अंदर अपन एक बात और लिखना चाहे तो लिख सकते हो चाहे तुम, कि जीएनआरएच मार्केट में जो आता है वो किस नाम से आता है? बुसरेलिन एसीटेट आता है, उसमें साल्ट। तो जो इसकी प्रिपरेशन आती है ना, वो क्या नाम से आती है? बुसेरेलिन एसीटेट। ये तो है साल्ट का नाम। बुसरेलिन एसीटेट तो क्या है? साल्ट का नाम। अगर तुम मार्केट में मांगने जाओगे, पूछने जाओगे, तो किस नाम से मिलेगा आपको ये? ट्रेड नेम क्या है इसका? गायना रिच, या क्या कह देंगे अपन? रिसेप्टाल। समझ गए? एफएसएच का इतना कोई मार्केट में इतना अवेलेबिलिटी यूज करते नहीं है अपन एफएसएच, क्योंकि एफएसएच का एक अल्टरनेटिव और है अपने पास, जिसको अपन बोलते हैं पीएमएसजी, जो लास्ट में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है उसका? हाँ भी लिख लेना, भी लिखवा दूंगा, पीएमएसजी। ठीक है, यानी प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी कि हाँ किसकी तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, इसके लगे हाथ अपन बात कर लेते हैं एलएच की भी, क्योंकि दोनों भाई हैं ये। तो तीसरा कौन सा हो गया? एलएच। फुल फॉर्म क्या थी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से स्रावित हो रहा था ये? अग्रपीयूष ग्रंथि से। अग्रपीयूष ग्रंथि से इसका क्या हो जाता है? श्रावण। अब एलएच का क्या काम कर रहा था भाई? देखो अपन ने नाम में क्या पढ़ा था उस टाइम पे, अपने को उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। अपन ने कहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग का मतलब ही क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम को बनाने वाला, यही मतलब था इसका, कार्पस ल्यूटियम। लेकिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण तो तब होगा जब क्या होगा? अंडोत्सर्ग। तो उसके 2 काम हो गए इसका मतलब, एक तो क्या करेगा ये? अंडोत्सर्ग करवाएगा, और दूसरा क्या करेगा? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाएगा।
ऐसे तो अपन कहेंगे ना अंडोज सर्ग करवाएगा, तो दूसरा काम भूल जाएंगे। इसलिए अपने को नाम से ध्यान रखना है इसका। ल्यूटिनाइजिंग मतलब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करना, लेकिन कार्पस ल्यूटियम का निर्माण तो तब होगा जब क्या होगा, अंडोज सर्ग। तो इसलिए पहला काम तो क्या हो जाएगा, अंडोज सर्ग करवाना, और दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका, कार्पस ल्यूटियम को बनाना या बनाए रखना, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। वो काम किसका हो गया। अब इसको अपन उपयोग कहां ले लेंगे, बिल्कुल सही कह रहा है लाडला, फोलिकुलर सिस्ट में। अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि फोलिकुलर सिस्ट क्यों है, क्योंकि उसमें अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं, तो फोलिकल बना का बना ही रह रहा है, इसलिए अपन ने क्या कह दिया उसको, फोलिकुलर सिस्ट कह दिया। तो इसके उपचार में अपन काम में ले लेंगे इसको, तो किस में काम में ले लेंगे, फोलिकुलर। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वो डिलेड ओव्यूलेशन वाला एनोव्यूलेशन वाला मामला भी यहां सेट हो सकता है, क्योंकि डिलेड ओव्यूलेशन हो रहा है, अपन ने एलएच लगा दिया, टाइम पे ओव्यूलेशन हो गया। जीएनआरएच भी तो वही काम करवा रहा था, तो एक क्या हो गया, डिलेड ओव्यूलेशन, या एनोव्यूलेशन। ठीक है, तो चलो पहला तो लिख लो बुसेरेलिन एसीटेट का, ये ट्रेड नेम लिख लो, प्रिपरेशन लिख लो इसकी। पीछे वाले को दिख रही है क्या, ठीक है। हाँ प्रिपरेशन, अगर पीयूष ग्रंथि को अपन वैसे क्या कह देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, तो ठीक है अपन एडिनो हाइपोफाइसिस भी लिख लेंगे ब्रैकेट में। और पश्चिम पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, लिख लिया सबने। कौन सी, बुसरेलिन एसीटेट, ये साल्ट है, एक तरीके से जीएनआरएच ही है ये, एक मान लो तुम, ये सिंथेटिक जीएनआरएच है जो मार्केट में मिलता है ना, पर जीएनआरएच हार्मोन की जगह इसको यूज करेंगे। जो मार्केट में ये तो ब्रांड नेम का मतलब क्या है कि अलग अलग कंपनियां अपने नाम रख दिया। अब मैंने अपनी तरफ से अगर बुसरेलिन एसीटेट की पैकिंग करके बना रहा हूं तो नाम लिख दिया मैंने राधा, तो क्या नाम हो गया उसका, ब्रांड नेम राधा हो गया। ये तो कंपनी ने नाम रख रखे हैं उसके, साल्ट क्या है उसके अंदर, बुसरेलिन एसीटेट। ठीक है, चलो क्या क्या,
टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है, हाँ करवाता है, लिखवा दूंगा वो भी। हाँ चलो आगे लिख लेंगे, तो यहां लिखो तो चाहे यहां लिख लेना। अच्छा एफएसएच चल रहा है ना अभी, तो एलएच लिख लेंगे। हाँ अपन ने बताया था ना कल नाम आईसीएसएच, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी को तो बोलते हैं अपन। नहीं 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 नहीं, वो तो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसका तो काम क्या है, फॉलिकल को वृद्धि करवाएगा ये। नहीं 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 नहीं, वो फिर अलग बात हो गई, वो तो फॉलिकल की वृद्धि होगी तो हो गई। अपन ईस्ट्रोजन श्रावण करवाने का तो मतलब क्या हो गया कि डायरेक्ट जाके काम करे, ईस्ट्रोजन का श्रावण हो जाए बस। तो ऐसा काम थोड़ी ना करता है ये, ऐसा काम नहीं करता ये, इसीलिए अपन नहीं बोलेंगे कि डायरेक्ट ईस्ट्रोजन का श्रावण कर रहा है ये। ठीक है, ये एलएच अपन एफएसएच और एलएच, वैसे एफएसएच ऑर्काइन और एफएसएच पोरसाइन के नाम से आता है ये, लेकिन अपन ज्यादा एफएसएच यूज करते नहीं है। ठीक है, इसकी जगह अपन कौन सा यूज करते हैं ज्यादा, पीएमएसजी, और एफएसएच का अपन काम ही काम में लेते हैं, इसकी जगह अपन जीएनआरएच काम में ले लेते हैं फिर अल्टरनेटिव तौर पे। सबने लिख लिया क्या अब तो? नर में आईसीएसएच, अपन ने बताया था ना कल, क्या बताया था अपने आईसीएस की फुल फॉर्म, इंटरस्टिशियल सेल है। तो इंटरस्टिशियल सेल को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, तो क्या हो गया, एच का मतलब बस यही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्राव कराएगा, टेस्टोस्टेरोन स्रावण कराएगा कैसे, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, तो इसलिए इसी का नाम है ये एलएच ही है, ये एलएच ही, लेकिन नरमे पंडित एलएच का ही नाम क्या रख दिया, आईसीएसएच। कल इनके बारे में अपन ने कल डिटेल से चर्चा करी थी, इसीलिए कि हार्मोन जब अपन पढ़े ताकि जोर आए ही ज्यादा नहीं, बस एक आधी चीज नहीं हो जाए, बाकी सारी चीजें तो अपन ने कल डिटेल में पढ़ी ही थी।
ये क्लियर है सबने? ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया जीएनआरएच, उसके बाद में पढ़ा अपन ने जीएनआरएच किसका श्रावण कराएगा? गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन कौन कौन से हो गए? एफएसएच, एलएच। एफएसएच के बारे में क्या काम हो गया, समझ में आ गया? एलएच के बारे में क्या काम हो गया, समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन, जिसकी बात अपन कल थोड़ी बहुत कर ही चुके थे। तो चौथा नंबर कौन सा हो गया? प्रोलैक्टिन। इसका श्रावण स्थल कहां है, कहां से स्रावित हो रहा था ये? यानी ये भी अग्र पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित हो रहा था, जिसको अपन ने क्या कह दिया था? एडिनो हाइपोफाइसिस। और चलो लाडलो इसका काम बताओ मेरे को। हाँ, ममता तो याद है तुम्हें, ठीक है? अपन क्या कहते थे कि जो मां की ममता है वो किसकी वजह से थी? प्रोलैक्टिन की वजह से। और बापू के लात घूसे किसकी वजह से थे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो अपन ने पहली बात कह दी कि क्या करता है ये कार्य, क्या हो गया? मातृत्व व्यवहार। मातृत्व व्यवहार के लिए जिम्मेदार। अब मातृत्व व्यवहार के लिए जिम्मेदार तो लाड चाहो तो ठीक है, लेकिन कोरा कहो ना कि लाड चाहो पेट कोन्या भर है। तो बच्चे का पेट भरने के लिए तो क्या चाहिए? दूध। तो दूध का निर्माण, दूध को बनाए रखना, प्रोलैक्टिन। चाहे दूध का निर्माण करना, जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मतलब कि मान लो भैंस ब्याई, उसके बाद में 15 लीटर दूध देती है, ठीक है? तो ब्याने के बाद में अपने वो 0 लीटर था मान लो, फिर 15 पे पहुंचाया, तो ये काम किसने किया? प्रोलैक्टिन ने। तो इसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। और फिर इस 15 लीटर को लंबे समय तक बनाए रखना, इसको क्या बोलते हैं? लैक्टोपाइसिस। क्या बोलते हैं? लैक्टोपाइसिस। ये दोनों ही काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन, ठीक है? लेकिन ये तो बना तो रही थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन अब तो क्या कर दिया आजकल, तो बच्चे को 0 डे पे विनिंग कर देते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए था ही नहीं। मां को कहा कि नहीं नहीं इसको ही पिलाएंगे, जब मां दूध देने लगी हटा दिया उसको। तो ये क्या कर दिया इसने? दुग्ध का निर्माण कर दिया, या अपन कह देंगे लैक्टोजेनेसिस। बाद में बनाए रखने का काम भी किसका है? इसी का है। अब मुर्गियां प्यार कैसे दर्शाती हैं? ब्रूडिंग द्वारा। उसको अपने शरीर का तापमान देती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, क्योंकि उसके अंदर पंख तो होते नहीं है, तो बेचारा ठंड के मारे मर जाएगा। तो जब तक पंख नहीं आते तब तक वो क्या करती है? अपने शरीर का तापमान देती है। तो अगला क्या हो गया? मुर्गियों में ये भी मातृत्व की भावना ही तो है। तो मुर्गियों में ब्रूडीनेस। और एक जो काम हटके है वो क्या है कि बीच में कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में भी ये योगदान देता है। वैसे तो अपन कहते हैं बाकी सभी जानवरों में तो कौन है? एलएच है, लेकिन बीच के अंदर कौन योगदान देता है? प्रोलैक्टिन। इसीलिए तुमने लाडलो सुना होगा सूडो प्रेगनेंसी, ठीक है? सूडो का मतलब है झूठा, सूडो का मतलब है झूठा, आभासी, और प्रेगनेंसी मतलब है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। जैसे अपन ने कहा था सूडो सर्विक्स, मतलब वो अल्प विकसित है, तो आभासी सर्विक्स कह दिया था अपन ने। वैसे अपन कहेंगे सूडो प्रेगनेंसी। ये सिर्फ बीच में नहीं मिलती है, यह आपको बकरी में भी मिलती है, यह आपको कैट में भी मिलती है। तो अपन ने बीच में तो कह दिया, क्योंकि बीच में तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रोलैक्टिन जिम्मेदार है। गोट में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मतलब इसमें क्या होता है? सूडो प्रेगनेंसी में सारे लक्षण ऐसे दिखेंगे जैसे प्रेग्नेंट हो। पेट का आकार भी बढ़ेगा, ठीक है? पेट में जो फ्लूइड होता है ना, उसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है, तो पेट बड़ा होता जाता है, भूख भी बढ़ती जाती है। तो अपने को लगेगा कि भाई साहब अब की बात तो कमाई लेंगे थोड़े बहुत पैसे बेच बाच के, ठीक है? बीच में क्या होता है भाई? अच्छी खासी भीड़ है तो क्या हुआ? 10-15-20 हजार तक का बच जाता है एक बच्चा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? पानी पानी हुआ, ठीक है? और बीच में क्या होता है? बीच में कह लो और चाहे गोट में कह लो, गोट में बोलते हैं अपन क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्योंकि वो एकदम से बहुत सारा पानी निकालती है और वो खुद ही ढूंढने लग जाती है कि बच्चा कहां गया, बच्चा कहां गया। लेकिन बच्चा, इसको बोलते हैं मिसिंग किड कंडीशन,
कि बच्चे को मां क्या करती है, ढूंढती है। लेकिन उसमें तो क्या होता है, गोट में तो क्या होता है, मान लो एम्ब्रियो बना, लेकिन एम्ब्रियो जल्दी मर गया, लेकिन कार्पस ल्यूटियम किसी वजह से नष्ट नहीं हुई, तो कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है, तो क्या रहेगा, जो हम एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो स्राव अपना करती रहेंगी। एंडोमेट्रियल ग्लैंड स्राव करती रही तो क्या होगी, पेट के अंदर पानी की मात्रा या फ्लूइड की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती रहेगी। इसके अंदर क्या हो गया, इसमें भी क्या हो गया, कार्पस ल्यूटियम बनी रह गई, ऐसे बनी ही रहती है इसमें तो लंबे समय तक, लेकिन क्या होगा, साथ के अंदर पेट के अंदर फ्लूइड की मात्रा, एंडोमेट्रियल ग्लैंड तो होती है ना, उससे क्या निकलता रहेगा, तरल पदार्थ निकलता रहेगा, पेट की साइज क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो पेट की साइज तो बढ़ रही है, खाना भी ज्यादा खा रही है, लेकिन बच्चा है ही नहीं। तो क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है बीच में, तो अपन लिख लेंगे बीच में कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में उपयोगी। इसीलिए अपन क्या कह देंगे कि बीच में सूडो प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगला लिख लो प्रोलैक्टिन। तो अपन ने एक बार बता दो फटाफट, अपन ने यही कहा कि मातृत्व की भावना के लिए माता का काम क्या है, दूध वगैरह पिलाना, तो दूध के लिए। मुर्गी में क्या काम है, ब्रूडिनेस, तो ब्रूडिनेस के लिए। और एक बात क्या हुई, कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा किसमें, बिच में। अब कार्पस ल्यूटियम को बनाए रख रहा है तो सूडो प्रेगनेंसी भी के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, प्रोलैक्टिन। ठीक है, दिख रहा है पीछे तक आराम से। हाँ, इसलिए तो भैंस के अंदर मातृत्व की भावना गाय की कंपेरिजन में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अपन गाय के बछड़े को तो आसानी से अलग कर सकते हैं, और उसमें भी विदेशी हो तो आसान करना और भी अलग हो जाता है। विदेशी में तो अपन 0 डे पे ही कर सकते हैं, देसी गाय में थोड़े बहुत दिन तो रखते हैं। विदेशी गाय में तो अपन जो डेयरी होती है ना, बड़ी, जो भी बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, सब में 0 डे पे अलग कर देते हैं। बाद में उनको अलग से ही उनका दूध वगैरह की सारी व्यवस्था अपन अलग से ही करते हैं। अरे भैंस में अगर इतना लगाव नहीं हो तो अपने से ट्यूब सिस्टोटोमी करवाएगा कोई, पथरी का ऑपरेशन करवाए कोई, अपना दादा इसको भी खत्म कर दे। अब सर्दियों के अंदर तो क्या है, पथरी वाले केस आ रहे हैं ना बहुत सारे, क्योंकि सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं बछड़े, उस वजह से क्या बन जाती है, पथरी बन जाती है यूरिथ्रा के अंदर। क्योंकि पता है उनको, ऐसे कोई नहीं करवाता, उनको पता है ये सल्ट गया ना, तो भैंस पूरे ब्यावत में दूध ही नहीं देगी। वरना तो क्या होता है, बाछड़े में तो बेटा को कटना लिखा होता है, वो तुरंत ही कटवा दें उसको, पर मजबूरी है उनकी, क्योंकि उसमें मातृत्व की भावना भैंस में क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। बकरी में शूडो प्रेगनेंसी के लिए ये जिम्मेदार नहीं होता। बताया तो ना कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है तो उस वजह से हो जाता है।
हार्मोन नहीं, अर्ली एम्ब्रियो की डेथ। तो हार्मोन तो कॉर्पस ल्यूटियम तो बनी हुई है ना, एम्ब्रियो की डेथ हो गई तो एम्ब्रियो तो ग्रो करेगा नहीं, बस वो फ्लूइड निकलता रहेगा उसमें से। कैट में भी होती है, लेकिन कैट में बात करेंगे अपना आगे, जब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे ना कि क्यों होती है, तब वही समझ में आएगा अपने को। लिख लिया सबने यहां तक? नहीं लिखा? लिखने में थोड़ी सी तेजी रखा करो बस, नहीं पता लगा पूरे 3 घंटे में 2 ही हार्मोन हुए हैं। एग्जाम भी अपनी आने ही वाली है, समझने में पूरा आराम से तबीयत से समझो। ठीक है, चलें? चलो, अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट, और कई बार ये क्वेश्चन लोगों का गलत हो जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में, कि ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहां होता है और स्रावण कहां से होता है। तो ऑक्सीटोसिन का निर्माण तो कहां से होता है? निर्माण होता है हाइपोथैलेमस से। निर्माण कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। इसका संग्रहण वहां बनता रहता है और आगे इकट्ठा कहां होता रहेगा? पश्य पीयूष ग्रंथि में। तो अपन कहते हैं इसका संग्रहण व श्रावण कहां पे होगा? पश्य पीयूष ग्रंथि, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, वैसी ही बात है जैसे अपन कहते हैं ना कि बाइल का निर्माण कहां होता है? लीवर में, और बाइल का संग्रहण और श्रावण कहां से होता है? गॉल ब्लैडर से। और वही बात यहां है कि निर्माण तो कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो कहां से निकलेगा? क्योंकि वहां धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। अब इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन भी बहुत प्यारा हार्मोन है लाडलो। हाँ, दूध निकालना भी एक काम हार्मोन, बिल्कुल सही कह रहा लाडला। तो एक काम तो क्या हो गया, पहला तो इसी की इच्छा रखते हैं, यानी मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन यानी दूध निकालने में। दूसरा काम क्या है इसका? गर्भाशय में संकुचन करवाना, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो क्या हो गया? गर्भाशय में संकुचन करवाना। और क्या होता है काम इसका? नहीं 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 नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है? शुक्राणुओं का परिवहन, शुक्राणुओं के परिवहन में भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीटोसिन पाया जाता है, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मांसपेशियों में मूवमेंट करवाता है। इसीलिए क्या होगा? शुक्राणुओं की गति फास्ट हो जाती है। तो एक इसमें काम आ गया ये शुक्राणुओं का परिवहन। अब ये तो बात होगी रटी रटाई, सालों से सुनते आ रहे हैं, अपन ने कह दिया। काम की बात कॉन्सेप्ट वाली तो मेरे को अब समझाओ कि अपन कह रहे हैं कि गर्भाशय में संकुचन करवाता है, कह रहे हैं अपन। तो जब ये गर्भाशय में संकुचन करवाता है तो अपने घर वाले तो कभी भी भैंस का दूध निकालना होता है, चाहे वो बाखड़ी हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो कभी ज्ञापन हो, कितने भी दिन ज्ञापन हो, वो देखते हैं ज्ञापन गुपन भाई, जिस दिन दूध नहीं दिया बड़ी सुईर टिका दिया, दूध निकाल लिया। तो जब ये गर्भाशय में संकुचन करवा रहा है तो फिर उस टाइम तो अबॉर्शन हो जाना चाहिए था उसका। सर्विक्स बंद रहती है तो संकुचन होगा, तो अगर संकुचन हो रहा है तो प्लेसेंटा तो सेपरेट हो ही जाएगा, तो बच्चा तो मर ही जाएगा। अरे डोज रेट बरसुई लगाओ है, वह डोज रेट देखे ही कोने। चलो समझते हैं इसको, बात कोई बात नहीं। अभी बहुत साइड में चल रहा है तू। नहीं नहीं नहीं, चलो समझते हैं इस बात को, सिस्टम है क्या इसका? नहीं 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 नहीं, चलो कोई नहीं, तुक्के मारने कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब पता नहीं है तो मैं समझाता हूं क्या बात है। कि देखो ये ऑक्सीटोसिन कोई भी हार्मोन किसी भी जगह वो जहां पे वो काम करता है वो तभी करेगा जब उसके रिसेप्टर वहां पे हो। अगर उसके रिसेप्टर वहां नहीं है तो वहां काम करेगा क्या?
भाई अपन कहते हैं भाई कोई ताला है, उसके लिए वो स्पेशल चाबी जो उस ताले की है उसी से तो ताला खुलेगा। अब अपन चाबी लेके घूम रहे हैं, वो ताला मिल ही नहीं रहा, तो कहीं भी जुड़ सकता है क्या वो ताला? नहीं। तो जहां रिसेप्टर है जिस हार्मोन के लिए, सिर्फ वो हार्मोन वहीं जाके जुड़ेगा और वहीं काम करेगा। इसका मतलब है जैसे ये मान लो कूपिकाएं हैं जहां पे दूध का निर्माण होता है, इन कूपिकाओं के चारों तरफ मांसपेशी का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, जैसे दूध बन बन के यहां पे इकट्ठा हो जाता है, यहां वाल लग रहा है एक, और दूध बन बन के यहां इकट्ठा हो गया। अब जो ये मांसपेशी की परत है ना, इसमें तो हमेशा क्या रहते हैं, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? हमेशा। तो कभी भी अपन इंजेक्शन लगाएंगे, वो हार्मोन ये इस रिसेप्टर से आके जुड़ेगा और क्या हो जाएगा, संकुचन मांसपेशियों में होगा, और संकुचन होते ही क्या होगा, दूध इस गेट को खोल के नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो मिल्क उतारने के लिए भी कर तो क्या रहा है, कर तो मांसपेशियों में संकुचन ही रहा है, और गर्भाशय में भी क्या करवा रहा है, वो संकुचन रहा है। लेकिन लाडलो, गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर केवल और केवल तभी आते हैं जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है ना, तभी प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर गर्भाशय में होते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर नहीं होते। इसका मतलब जैसे ही प्रसव होने वाला होता है, उससे पहले तक तो प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है, ईस्ट्रोजन क्या रहता है, कम रहता है। तो जब ईस्ट्रोजन कम है तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर रहेंगे क्या गर्भाशय में? तो चाहे तुम 50 ml लगा लो, चाहे 10 ml लगा लो, गर्भाशय को उस चीज से कोई मतलब है क्या? क्योंकि उसके ऊपर रिसेप्टर है ही नहीं। जब भी तो घर वालों को यह बात पता है, अपने को लगता है घर वाले अनपढ़ है, घर वालों को पता है कि कोई फर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रिसेप्टर है ही नहीं। तो चाहे 8 महीने की ज्ञापन हो, चाहे 9 महीने ज्ञापन हो, अपने क्या कर देते हैं, सुई लगा के दूध निकाल लेते हैं। जैसे ही प्रसव की क्रिया होने वाली होती है तो अपन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है वो सारा किस में बदल जाएगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन में। या अपन क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रसव क्रिया होने वाली होती है उस दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का तो लेवल क्या हो गया, कम, कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन का तो लेवल कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते ही क्या हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर आ जाएंगे, और ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर आ गए तो वो उससे आके जुड़ जाएगा, और वो जुड़ गया तो गर्भाशय में संकुचन करवाने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? आ गया? ठीक है। तो अब अपन इसको यूज कहां कहां ले सकते हैं भाई? बस वही मतलब जानवर पहुंचाने में, क्या हो गया, कारण है, काम बहुत है, बहुत क्या क्या है। एक सर एक और मतलब यौन अवस्था को उत्तेजित करता है। बेटा अब की बार तू बोल गया ना, मैं कोई रे बाहर भगा दूंगा तेरे को। मैं क्या कर रहा हूं, तेरे को बाहर भगा दूंगा मैं, और कोई बिठाएगा और नहीं तेरे को यहां पे। तूने पढ़ा है ना, तो बस मैं तुझे तेरे ज्ञान को दबा के रख, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना फिलहाल वो पढ़ तू, पूछ मत तू, और मेरा जबान बिल्कुल ही मत लड़ा। आगे तेरे को समझ में? तो मैं वही तो कह रहा हूं तेरे को, फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूं ना सुन तू मेरी बात। एग्जाम में तेरे को पता है क्या आएगा, तो फिर तू यहां कोचिंग क्यों लेने है? हाँ तो मन में वो है ना, तो तू बस तू रुक जा, दोबारा बोलेगा नहीं तू। हाँ और वो सेम अगली बार भी यही मिलेंगे सारे। 6 महीने बचे, हवाबाजी करने की जरूरत है ही नहीं, और ये मैन में बहम निकाल देना कि हमारा सिलेक्शन बैठा ही है। तुम बिल्कुल इसको ऐसे ले लेते हो कि ठीक है लाइटली, चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि माहौल हल्का ही रहना चाहिए क्लास का, क्यों अपने को सीरियस लेना, लोड लेनी ही नहीं है। कहां पढ़ा है, कौन सी बुक में पढ़ा है, मेरे को लाके दे तू छोड़ मेरी, सुन तू, तो तूने ये कहां पढ़ा है वो लाके दिखा मेरे को, कल लेके आना, और अगर जबान पे रहना नहीं तो क्लास में मत आना। अरे तो ये पढ़ा है तो तू गलत पढ़ा हो, बुक ही खराब है जिससे पढ़ा है तूने। तो बात बात बेटा जो काम की चीज है ना वो मैं बता रहा हूं, मेरे सुन ले तू। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो तू मेरे पास आना। तो बस सही है, तो फिर वही पढ़ना। तू यार किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा, तू बहस मत कर, मेरा दिमाग खराब मत कर, तू चुप रह। समझ में आई तेरे को बात? रुक जाओ, पढ़ा लूंगा मैं।
इसीलिए आया हूं मैं यहां पे। क्योंकि अपन माहौल इसलिए हल्का रखते हैं कि चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए ना, यहां टेंशन लेके क्या करना है, पहले बहुत लोड है एग्जाम की। पर यहां कई तो बस रात में अपने को बस कहने की बोलना है, अपने को क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन। ये सारी हवाबाजी यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, और एग्जाम बाद में आके मिल लेना मेरे से तुम। और उसमें दिखाना तुम कितनी हवाबाजी, कितना क्या क्या तुम्हारे में। सिलेक्शन तो गिने चुने ही होंगे, कहीं वहम हो। और कंपटीशन अब सब जगह ही है। और मैंने तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूं, अपना हंसी मजाक करते हैं इसलिए कि भाई क्लास का माहौल बिल्कुल नॉर्मल रहे, हंसी हंसी के अंदर सब चीजें याद हो जाएं। क्योंकि माहौल सीरियस रहेगा, 3 घंटे निकालने मुश्किल हो जाएंगे तुम्हारे। और अल्टीमेटली करना क्या अपने, वो समझ में आनी चाहिए ना चीज, वो इसीलिए ऐसे नहीं है कि जो अपन माहौल लाइट कर लिया तो बस कहीं तो उसी में बोल जाते हैं कि हाँ स्वाद लेने बस। बेटा मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, मेरा यहां किसी से बैर नहीं है, ना ही मैं ये काम करने आया, मेरा काम है पढ़ाना। मेरे को क्यों किसी से दुश्मनी करनी, मेरे को इससे भी क्यों, तेरे से तुम्हें क्यों बहस करनी है। अगर मैं सर एक भाई तू बैठ जा, तू प्लीज, तू चुप ही रह, तू 5 मिनट चुप ही रह तू अब। सेकंड सुन लो सर, अगर मैं इसको नहीं लाऊंगा आपके सामने कि भाई मैंने नहीं पढ़ा तो मैं क्लास में आना छोड़ दूंगा सर। ठीक है बैठ जा, मैं कल इसको लेके कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है बैठ जा। सर मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूँ सर, गलत हो जाता तो मैं अरे तो रुक जा रुक जा, गलत नहीं होगा तेरा क्वेश्चन। मेरे माइंड में तो आप बताओ तो सही, गलत है बेटा वो, आप तो सर डांट रहे हो आप बाद में। अब तो मैं क्या कर रहा हूं, तू रुक जा, इसी में तेरी भलाई है। ये बात सिर्फ इसी बात की नहीं है, बात तेरे को मैं बहुत देर से समझा रहा हूं। और ये तेरे को भी पता है मैं तेरे को क्यों डांट रहा हूं। ये बात की बात ही नहीं है, सिर्फ इसी बात की बात नहीं है। चलो तो अगला क्या हो गया, जानवर को पहुंचाने में। ठीक है, ला पानी पिला तू। चलो लिख लो एक बार, ये लिख लो यहां तक। लिख लिया गया यहां पे? नहीं नहीं, लिख लो लिख लो। लिख लिया यहां तक? क्यों करते हो तुम, शांति से रहो, मेरे को भी पढ़ाने दो और तुम भी पढ़ो, सेलेक्ट हो और जाओ अपने काम पे। और गायनी का तुम टेंशन मत लो, गायनी का मैं तुम्हें पहले दिन से ही कह रहा हूं कि अगर तुम साथ साथ चलते रहे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अपन ऑलरेडी इतना मोर देन सफिशिएंट पढ़ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी ही नहीं। और अगर तुमने वो पढ़ा भी है तो तुम उसको डिलीट कर दो, क्योंकि कभी भी अगर मादा के अंदर कोई भी उत्तेजना के लिए या मीटिंग के लिए हार्मोन जिम्मेदार है तो वो है ईस्ट्रोजन। और वो अपने जब आगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और नर में अगर कोई हार्मोन जिम्मेदार है तो वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन का दूर दूर तक भी इससे कोई नाता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का ऐसा कोई काम ही नहीं है। ऑक्सीटोसिन का है मांसपेशियों में संकुचन करवाना, जो मैं कह रहा हूं अभी तुम्हें।
कि मैं कह रहा हूं कि ये मिल्क लेट डाउन करवाना, मिल्क लेट डाउन करवाना तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया तुम्हें, क्योंकि इसके कुपिया के चारों तरफ क्या मिलती है, मांसपेशियों की एक परत मिलती है, और ये मांसपेशियों की परत में क्या करवाता है, संकुचन। अपन कह रहे हैं गर्भाशय में संकुचन करवाता है, क्योंकि गर्भाशय में मायोमेट्रियम होती है, उसके अंदर क्या करवाता है, जब उसके अंदर रिसेप्टर रहेंगे, रिसेप्टर भी क्यों रहेंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये बात यहां काम की नहीं लगेगी, अपने को लग रहा है कि क्या बात है, एक्स्ट्रा बात है, लेकिन जब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रसव की क्रिया, उस टाइम सारा ये कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि एक के बाद कौन, पहला हार्मोन ने क्या किया, दूसरा हार्मोन ने क्यों किया, अब तक ये क्यों नहीं कर रहा था, अभी ये क्यों कर रहा है, कौन से एनिमल के अंदर ये ज्यादा काम करता है। लेकिन वो पिक्चर कब के लिए होगी, जब धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, हार्मोन्स के, अपन हार्मोन्स नहीं, बाकी धीरे धीरे नॉलेज होती जाएगी ना, वैसे वैसे वो चीजें आगे अपने आप ही समझ में आती जाएंगी। यहां तक लिख लिया क्या सबने? चलो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्या हो गया, जानवर को पहुंचाने में। दूसरा क्या हो गया, गर्भाशय में संकुचन करवाने में। और गर्भाशय में संकुचन करवाने में कहां पे भाई, नॉर्मली तो संकुचन होते ही है, प्रसव के दौरान भी संकुचन होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, यूज। देखो नॉर्मल बात नहीं पढ़ रहे अपन, नॉर्मल कंडीशन नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल कार्य तो पढ़ने पढ़ लिए, यूज का मतलब है कि अपन किन कंडीशनों में इसको काम में ले सकते हैं। तो गर्भाशय के संकुचन में काम मिलेंगे, लेकिन गर्भाशय का संकुचन कब काम मिलेंगे, जब गर्भाशय में संकुचन नहीं हो रहे हो। भाई अपन इसको काम में ले कब लेंगे, जब गर्भाशय में संकुचन नहीं हो रहे हो, और गर्भाशय में संकुचन नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, यूट्राइन इनर्सिया। गर्भाशय मतलब यूट्रस, और इनर्सिया मतलब संकुचन हो ही नहीं रहे हो, या तो संकुचन कम हो रहे हो या संकुचन हो ही नहीं रहे हो। इतने भाई संकुचन, बच्चा बाहर आने के लिए एक निश्चित मात्रा में संकुचन होना जरूरी है ना, और जब निश्चित मात्रा में संकुचन होंगे तभी तो बच्चा बाहर आएगा। अगर उस लेवल के संकुचन नहीं हो रहे हो तो अपन उसको बोलते हैं यूट्राइन इनर्सिया। तो एक डिजीज हो गया जिसका नाम अपन ने क्या कह दिया, यूट्राइन इनर्सिया। ठीक है, चलो वैसे अपन कहते हैं कि आरओपी में अपन इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन अपन ज्यादा आरओपी में काम में लेते नहीं है। आरओपी में इसलिए काम में नहीं लेते हैं कि मैंने कहा लाडलो, जैसे ही प्रसव की क्रिया होती है उस टाइम ईस्ट्रोजन के लेवल क्या होता है, बढ़ता है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रसव क्रिया खत्म होती है उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या होते हैं, वापस से कम होने लगते हैं, और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीटोसिन ज्यादा, क्योंकि अपन आरओपी क्या कर रहे हैं 12 घंटे के बाद। वैसे अपन आरओपी में काम में ले सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय अपन ज्यादा प्रीफर कौन सा करते हैं, पीजीएफ अल्फा, क्योंकि उसमें तो कोई रिसेप्टर का लेना देना नहीं है, उसके रिसेप्टर तो हमेशा मिलेंगे, क्योंकि उसका तो काम किससे चल रहा है, कार्पस ल्यूटेम को नष्ट करने से, और इसके रिसेप्टर से, तो रिसेप्टर इसके हमेशा मिलते हैं। तो एक क्या इसमें काम में ले सकते हैं, आरओपी में। लेकिन आरओपी में ज्यादा काम में कौन से लेते हैं अपन, वैसे हम कह सकते हैं कि ब्लीडिंग को रोकने में भी ऑक्सीजन काम में ले सकते हैं। अब तुम कहोगे ब्लीडिंग रोकने में इसका क्या योगदान हो गया, भाई ये कोई ना ही तो हीमोस्टेटिक है, ठीक है, ना ये एंटीकोएगुलेंट है, फिर ये ब्लीडिंग कैसे रोक देगा। भाई देखो गर्भाशय में, जैसे मान लो ये है मेरा, यहां कट लग गया, तो यहां कट लग गया तो सीधी पिचकारी छूटेगी यहां से। अब गर्भाशय में संकुचन हुआ तो ये ऐसे, गर्भाशय में संकुचन हो जाएगा तो थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा ना यूट्रस। अब मान लो ये ऐसे इकट्ठा हो गया तो ये जहां से ब्लीडिंग हो रहा था वो मुंह दब गया ना इसका। तो जब यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होती है ना किसी भी वजह से, कि मान लो बच्चा अपन तेज खींच रहे हो, ठीक है, या और किसी वजह से मतलब हो गया, अपन आरओपी का केस कर रहे हो, उस कंडीशन में मान लो अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं, उस टाइम में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो संकुचन होगा। और जैसे मान लो पहले सीधा था, पहले सीधा हो तो सीधी पिच का छूट गया, ऐसे मुड़ गया तो दब गया ना पॉइंट जहां से ब्लीडिंग हो रही थी, तो अपने आप ही ब्लीडिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये लिख लो ऑक्सीटोसिन। पीछे दिख रहा है, लिख लिया, ठीक है। अगला एक बहुत ही प्यारा हार्मोन है, क्या नाम है उसका, ईस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन। अब अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि ईस्ट्रोजन का स्रावण कहां से होता है? थीका इंटरना। तो अपन कहते हैं कि ग्राफियन, पहला तो क्या करेंगे अपन, श्रावण स्थल, और श्रावण स्थल क्या हो गया? ग्राफियन फोलिकल की थीका इंटरना कोशिकाओं से। किससे हो जाएगा? ग्राफियन फोलिकल की थीका इंटरना कोशिकाओं से। अब ये काम क्या क्या करेगा? इसके कार्य अपन ने पहले पढ़ लिए थे। अपन ने कहा था कि जैसे जैसे ग्राफियन फोलिकल विकसित होता जाता है, ईस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ता जाता है, और ईस्ट्रोजन जब ग्राफियन फोलिकल पूर्ण विकसित हो जाता है तब ईस्ट्रोजन का लेवल हाईएस्ट रहता है, और ईस्ट्रोजन का लेवल जिस टाइम हाईएस्ट रहता है उसी टाइम किसके लक्षण आते हैं? हीट के या ताव के लक्षण। तो ताव का किसी भी जानवर में कोई भी लक्षण हो जाए, किसकी वजह से आता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की। तो एक तो क्या हो गया? ताव या हीट के लक्षणों के लिए जिम्मेदार। एक अपन कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे जननांगों की वृद्धि होना, ठीक है, तो जननांगों की वृद्धि होना, वो सारा काम कौन करेगा? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कह लो या जननांगों की वृद्धि कह लो, वो काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन का उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या है? प्रेगनेंसी को बनाए रखना। तो इसमें क्या हो गया? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, या अपन क्या कहते हैं? जननांगों का विकास करना, ठीक है। फिर अभी जो लाडला कह रहा था कि डक्ट सिस्टम, देखो इसमें क्या होगा? अभी अपन ने बात करा था, ये तो क्या होगी? कूपिका होगी, एल्वियोलाई होगी, और इसमें अपन सिंपल सा, बीच में से तो बहुत सारे भाग होते हैं बीच में, लेकिन अपन सिंपल से दो ही भागों की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। दो सिस्टम होंगे, एक तो होगी एल्वियोलाई और एक क्या होगा? डक्ट, ठीक है। तो जो एल्वियोलाई है, जहां पे दूध का निर्माण होता है, उसकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार तो है प्रोजेस्टेरोन। कौन जिम्मेदार है? और ये जो डक्ट सिस्टम है जितना भी, उसके निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये बाकी सारे काम तो तुम्हें याद रहेंगे, क्योंकि तो बीच में अभी बीच बीच में आगे भी आते रहेंगे, लेकिन जो मेन काम कौन सा हो गया? डक्ट सिस्टम का निर्माण करना, ठीक है। तो डक्ट सिस्टम का निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार हो गया? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो स्तन ग्रंथि में डक्ट का निर्माण, एल्वियोलाई का निर्माण कौन करेगा? इस एल्वियोलाई भाग का निर्माण कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और इस डक्ट का निर्माण कौन करेगा? ईस्ट्रोजन करेगा, ठीक है। एक अपन कह सकते हैं कि अबॉर्शन भी करवा सकता है, ठीक है, गर्भाशय में संकुचन भी करवा सकता है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी से नहीं करवाता ये, इसलिए ज्यादा योगदान अपन इसका नहीं मानते। एक अपन कह सकते हैं ये ल्यूटियोलाइटिक की तरह काम करता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करवाने वाला काम करता है। लाइटिक का मतलब क्या हो गया? नष्ट करना। ल्यूटियो मतलब कार्पस ल्यूटियम, तो ये कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने में भी मदद करता है। वैसे तो अपन क्या कहते हैं, मेन तो कौन सा हो गया? पीजीएफ-12, लेकिन पीजीएफ-12 के सिक्रेशन में इसका योगदान होता है। जो पीजीएफ-12 भी बात करेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे करता है। तो अपन ने क्या कहा कि पीजीएफ-12 का जो निर्माण हो रहा है, कहां से होता है पीजीएफ-12 का निर्माण? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से। तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत से जो पीजीएफ-12 का निर्माण हो रहा है, उसमें योगदान कौन कर रहा है? इसीलिए अपन कहते हैं कि ये कैसा होता है? सभी जानवरों में ल्यूटियोलाइटिक होता है, सिवाय सुअरी के। सुअरी के अंदर तो क्या करता है? ये कार्पस ल्यूटियम को बनाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा किसी भी जानवर के अंदर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने वाला काम करता है। तो अपन क्या कहेंगे? जानवरों में, क्या कहते हैं, सभी जानवरों में, मतलब जो अपने काम के हैं, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा सुअर, ठीक है, ल्यूटियो लाइटिक की भांति कार्य करता है, तथा, नहीं तथा तो क्या कहेंगे, लेकिन कहेंगे इसमें, लेकिन सुअरी में
ल्यूटियोट्रोपिक की भांति कार्य करता है। समझ गए बात को? अब लगे हाथ अपन प्रोजेस्टेरोन की भी बात कर लेते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में लगभग अपन ने सारी बातें कर रखी हैं। प्रोजेस्टेरोन का श्रावणी स्थल तो क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम। लेकिन ये प्लेसेंटा से भी निकलता है। ठीक है, प्लेसेंटा से कई जानवरों में तो इतना निकलता है कि अगर तुम कार्पस ल्यूटियम को हटा भी दोगे तो भी प्रेगनेंसी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जैसे अपन बात करें घोड़ी में, शीप में, ठीक है, और घोड़ी में शीप में तो क्या रहेगा, अपन जैसे कहते हैं ना शीप में तो अगर तुम 50-52 दिन के बाद में ओवेरी निकाल के बाहर भी फेंक दी ना तो भी जानवर में प्रेगनेंसी पूरे समय तक मेंटेन रहेगी, क्योंकि फिर उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन सारा का सारा किससे निकलने लग जाता है? प्लेसेंटा से। अगर अपन घोड़ी की बात करें तो 150 दिनों के बाद में अगर तुम घोड़ी के अंदर कार्पस ल्यूटियम को हटा भी दोगे बिल्कुल भी, तो भी प्रेगनेंसी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलने लग गया? प्लेसेंटा से। लेकिन अगर तुम बात करो कैटल की, अगर तुम बात करो गोट की, अगर तुम बात करो सो की, तो इसके अंदर तो कार्पस ल्यूटियम चाहिए ही चाहिए। प्लेसेंटा से तो इनमें भी स्राव होता है, लेकिन इतनी मात्रा स्राव नहीं होती कि वो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रख ले, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की एक निश्चित मात्रा चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना, गर्मियों के दिनों में जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आने की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो सर्वाइकल सील होती है, सर्वाइकल सील मतलब भाई सर्विक्स के अंदर बंद होती है सर्विक्स, उसमें एक म्यूकस की तो सील बन जाती है, जो क्या कहती है? इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देती, तो वो पिघलने लग जाती है। और कहते हैं ना अपन कि जानवर हीट में होता है, जानवर क्या रहता है? प्रेग्नेंट रहता है, फिर भी जेरे देने लग जाता है, डर लगने लगता है भाई अबॉर्शन हो सकता है। उस टाइम अपन क्या कहते हैं? कौन सा टीका लगवाएंगे? ठंड का टीका। मतलब कौन सा लगवाते हैं? प्रोजेस्टेरोन। तो समझ में बात आया? किससे और स्रावित होता है ये? प्लेसेंटा, और थोड़ी बहुत मात्रा में ये एड्रिनल ग्रंथि से भी स्रावित होता है। तो अगर दो ऑप्शन तो अपने मैच हो गए, एक तो क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ये तो अपने को क्लियर कट पता है। अगर ऑप्शन में कई बार दे दे एड्रिनल ग्रंथि, चौथा ऑप्शन दे दे सभी, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए अपन क्या लिखवा रहे हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी थोड़ा बहुत मात्रा में स्रावित होता है। अब काम तो अपन ने इसके सारे लिखवाई दिए थे। कार्ब तो क्या हो गया? गर्भावस्था को बनाए रखना। मैं कह रहा हूं कि जिस टाइम बच्चा आया है ना, आते ही उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि एंडोमेट्रियम को बनाए रखना, आंतरिक परत को बनाना, उसके बाद में उसको पोषण प्रोवाइड करवाना, उसके बाद में एंडोमेट्रियम से जुड़ने में उसको मदद करना, कोई भी गर्भाशय में संकुचन वगैरह को क्या करना? कम करना, सर्विक्स है उसको क्या करना? बंद करना। ठीक है, और जो भी स्राव है ग्रंथियों से, उन ग्रंथियों के स्राव को नियमित करना। जैसे अपन कहते हैं ना यूट्राइन मिल्क या यूट्रोट्रोप, तो उसके स्राव को भी नियंत्रित कौन कर रहा है? और एक काम अभी ने बता दिया कि जो स्तन ग्रंथियां उसमें डक्ट का निर्माण तो कौन करेगा, और एल्यूलाई का निर्माण कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसका काम क्या हो गया? गर्भावस्था को बनाए रखना पहला, तो गर्भावस्था को बनाए रखना। दूसरा काम क्या हो गया? एल्यूलाई या कूपिकाओं का विकास। चाहे इसमें अपन पूरी बात लिख लेते हैं, स्तन ग्रंथियों में ठीक है। और इसके अलावा जो भी काम हो गए सारे प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए, वो सारे के सारे काम यहां पे इसके हो जाएंगे। ठीक है, चलो अपने बात ही बात में एक चीज और भूल गए अपन, कि अगर ईस्ट्रोजन की अपन प्रिपरेशन लिखना चाहे ना, तो अपन वो भी लिख सकते हैं कि मार्केट में किस किस नाम से ईस्ट्रोजन आता है। जैसे अपन कहें, एक तो प्रेग हीट का नाम सुना होगा तुमने, प्रेग हीट। और प्रेग हीट के अंदर क्या आता है? एस्ट्राडियोल बेंजोएट। क्या आता है? एस्ट्राडियोल बेंजोएट। वैसे तुम्हें पता है कि ईस्ट्रोजन का काम और है,
ठीक है, वो जनरली एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फील्ड में खूब काम आता है अगर कोई डॉग में प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए। कैसे काम आता है, कई बार तुमने देखा होगा मिसमेटिंग का केस होता है कि जानवर बीच हीट में आई और उस दौरान वो छुड़ा के चली गई बाहर, तो गली के कुत्ते के साथ उसकी मेटिंग हो गई, लेकिन अपने को वो बच्चे चाहिए ही नहीं, क्योंकि अपनी बीच तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की थी और नर क्या था, खराब क्वालिटी का। अपन चाहते थे कि बढ़िया क्वालिटी का बच्चा हो, तो इनको फिर लेके भी कौन जाएगा, वही आफत हो जाती है, पहले तो पालना फिर लेके जाना। तो अपन क्या कर देंगे, अगर 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब क्या हुआ कि आज मीटिंग हुई, अपने को पता लग गया कि मीटिंग हुई है, तो अपन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसको ईस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन लगा के प्रेगनेंसी को अपन रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसमें यार जैसे अपने को आज पता लग गया, तो अपने को कैसे इंजेक्शन लगाना है कि एक आज लगाया, फिर एक दिन छोड़ के फिर लगाया, फिर एक दिन छोड़ के फिर लगाया, 3 शॉट लगाते हैं अल्टरनेटिव डे पे। और तुम तो कुछ नहीं समझ में आया तो 0.88 ml लगा दो प्रेग हीट। ठीक है, कि अगर मान लो कह रहा है कि अगला कि हमें ये बच्चे नहीं चाहिए, मिसमेटिंग का केस है, तो तुम क्या कर दोगे, उसको 0.88 ml लगा दो। प्रेग हीट खूब मिलता है मार्केट के अंदर, सबसे धुआंधार यही मिलता है। ठीक है, एक होता है प्रोगाइनोन डिपोट, जिसमें क्या आता है, इस्ट्राडियोल वेलेरेट, और एक होता है सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन, सॉरी सिंथेटिक ईस्ट्रोजन, जो कौन सा होता है, डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। कौन सा हो गया, डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। ये क्या है, एक सिंथेटिक है जो अपन ने बाद में लैब में तैयार किया है। ठीक है, तो ये स्टाडियोल की बात हो गई। अगर अपन करें प्रोजेस्टेरोन की बात, तो प्रोजेस्टेरोन किस किस नाम से आता है भाई? अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई ना, तो यूज, देखो एक यूज भी लिख सकते हैं इसमें। एक बार शायद टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था ये कि अबॉर्शन प्रोजेस्टेरोन की कमी से क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी से अगर अबॉर्शन हो रहा है तो अपन इसको काम में ले सकते हैं, सिर्फ कब, जब प्रोजेस्टेरोन की कमी से हो रहा हो। अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी से, तो वैसे अपन कंफ्यूज हो, काम का इसको रहने दो, बस अपन ध्यान रख लेना वैसे ही कि क्यों, क्योंकि अपन प्रोजेस्ट अबॉर्शन तो बहुत सारे कारणों से भी हो सकता है। अब इन्फेक्शन की वजह से तो अपन उसको रोक थोड़ी ना सकते हैं, नहीं रोक सकते उसको, तो उस टाइम अपने वो प्रोजेस्टेरोन नहीं लगाना। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर जानवर ब्याने वाला है 10-15 दिन के अंदर अंदर, और उस दौरान अगर ओनर कह रहा है कि भाई ठंड का टीका लगा दो, तो अपने को वो भी अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि फिर उसका जो नेचुरल पार्चुलेशन होगा ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर जो पार्चुलेशन है वो सही टाइम पे नहीं हो पाएगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, क्योंकि एंड टाइम पे अब जब तो वहां तो उस टाइम तो प्रोजेस्टेरोन अपने को कम करना है, उस टाइम पे अपने प्रोजेस्टेरोन बाहर से लगा दिया तो सारा खेल ही क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका जो प्रिपरेशन आती है वो किस नाम से आती है? अगर आपको कहें कि ठंड का टीका लगा दो, तो आप किस नाम से लेके जाओगे? ड्यूराप्रोजन। ठीक है, किस नाम से आता है? ड्यूराप्रोजन, या पी डिपोट के नाम से भी आता है। किसके नाम से भी आता है? पी डिपोट के नाम से भी आता है। और एक बात और बताना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन में ही रह गई अपनी बातों बातों में, कि ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ, ये बहुत काम की चीज है। नहीं, 3 से 5 मिनट होती है लगभग। अब 3 से 5 मिनट के लगभग आंसर जो भी है ना, चाहे वो 2 से 3 मिनट हो ऑप्शन में, मतलब 3 से 5 मिनट होती है मोटी मोटी, 3 मिनट के आसपास रखना है अपने को कि ऑप्शन में जो भी हो। जैसे मान लो 2 से 4 दे दिया, एक तो 1 से 1.5 दे दिया, तब तो वैसे ही कट हो गया। एक 5 से ऊपर चला गया तो भी कट हो गया। जो 3 से 5 वाली रेंज है ना, उसके आसपास रखना है अपने को। तो उसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, लिख लेना आगे चलो कहीं भी, कि ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 3 से 5 मिनट। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ समय बाद तो क्या हो जाएगी, उसकी मात्रा बिल्कुल ही कम हो जाएगी, इसलिए 5 से 7 मिनट में अपने को दूध निकाल लेना चाहिए। फिर उतनी मात्रा नहीं रहती कि वो क्या कर सके, कुपिकाओं में संकुचन करवा सके। बाकी तो तुमने पढ़ा होगा कि दूध कहां होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जो अपने बफेलो वगैरह है, बफेलो कह लो, सुअरी कह लो, इनमें तो 95% तक दूध कहां रहता है, कुपिकाओं में। बकरी वगैरह के अंदर मेनली दूध कहां रहता है, इंडक्ट सिस्टम में नीचे। तो बकरी में ज्यादा पहुंचाने की आफत नहीं है, क्योंकि दूध है सारा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तुमने एलपीएम में पढ़ा होगा, यहां पे लिख लिया था क्या आपने? 5 से 7 मिनट नहीं होता, बहुत हो गया 5 से 7 मिनट तो।
इतने में तो खेल ही खत्म हो जाता है। वो उन्होंने ऐसे 5 से 7 मिनट दूध निकाल लेते हैं, ये लिखाया होगा कि 5-7 मिनट में दूध निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन 5-7 मिनट में लगभग क्या हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। हाफ लाइफ में तो फिर इसको करेक्शन कर लो। हाँ, दूध निकालने के समय में तो सही है, बाकी हाफ लाइफ तो क्या रहेगा, कमी रहेगी इसकी। यहां तक लिख लिया था क्या? एक बार जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, फिर बाद में ऊपर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो कर लो करेक्शन इसको, और मैं बात कर लूंगा सर से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बात कर लूंगा मैं, बाकी 5 से 7 मिनट नहीं होता इसका, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है ऐसे कि दूध निकालने का जो टाइम है ना वो 5 से 7 मिनट कह देते हैं अपन। क्या हुआ लाडले, समझ नहीं आ रहा कुछ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे भाई हो तुम तो, पढ़ो रहे, मस्त रहो, मजे से रहो, सिलेक्शन लो। मैं कह रहा हूं ना, सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा ना, तुम सोच नहीं सकते कितनी खुशी होगी, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। मानो, यकीन मानो इस बात को तुम, क्योंकि आज तो तुम पैसे कमा ही लोगे, कहीं से भी फील्ड में प्रैक्टिस करके भी कमा लोगे, लेकिन एक टाइम तुम जाओगे ना फील्ड में, हॉस्पिटल में, तो तुम्हारा काम क्या है? डेले का काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है वहां, फ्री की तनख्वाह है, कुछ करना धरना नहीं, कुछ नहीं, और जो तुम मेहनत के लग रहे हो वो मिल जाए, वो और भी बढ़िया बात है। स्वाद ही स्वाद है नौकरी लगने के बाद, और गवर्नमेंट का जमाई होने का स्वाद ही अलग है। कर दूं ऊपर? सबने लिख लिया क्या यहां तक? तो यहां तक तो लिख लिया ना? बिल्कुल भी नहीं लिखा गया? हाँ, तो वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, कार्य तक कर देता हूं। लिख लिया सबने? जाओ, लिख लेना दो, बाकियों को भी लिख लेना दो। चलो, जब तक एक दो बात और कर लेते अपने प्रोजेस्टेरोन की, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कभी अगर ईस्टर साइकिल पढ़ेंगे, जब करेंगे फिर से दोबारा चाहे यहां भी लिखवा देंगे कि ईस्टर साइकिल को नियंत्रित करने के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन या पीजीएफ-2 अल्फा? प्रोस्टाग्लैंडिन या पीजीएफ-2 अल्फा? हां, यही मन में गलत बात है कि पीजीएफ-2 अल्फा करता है, नहीं। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि पीजीएफ-2 अल्फा कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करता है, यह अलग बात है, लेकिन जब तक प्रोजेस्टेरोन है तब तक ना ही तो कोई फॉलिकल की वृद्धि होने देता वो,
और न ही एलएच हार्मोन को निकलने देता, न ही एफएसएच के स्तर को बढ़ने देता। तो एलएच और एफएसएच के स्तर को क्या रहता है, हमेशा डाउन रखता है। तो कुछ जगह वो लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, गलत। तो अगर आपको पूछे ना कि ईस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, मुख्य हार्मोन कौन सा है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन ही करेंगे। हाँ, वो नहीं करेंगे पीजीएफ अल्फा। पीजीएफ अल्फा नष्ट करता है लेकिन रेगुलेट नहीं करता। हो गया, चलो। प्रिपरेशन है उसी की, स्ट्रोजन की है। वैसे ये प्रिपरेशन कोई पूछता नहीं है ना ज्यादा, लेकिन फिर भी एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए अपने को कि कौन कौन सी है, क्या है। अब इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार अगर ऑप्शन में आ जाती है तो अपने को फिर एक ऑप्शन के चक्कर में पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। प्रोगाइनोन डिपोट इस्ट्राडियोल वेलेरेट। इस्ट्राडियोल वेलेरेट। डाई इथाइल स्टील बेस्टोल। हाँ लिख देता हूं मैं, कोई नहीं। लिख लिया सबने? लिख लिया? इसमें दोनों लाइन में लिख ही लो, चाहे यहां पे।
मध्यचक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। मध्यचक्र को नियंत्रित इसलिए करता है कि जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तब तक एनिमल कभी भी मध्यचक्र में नहीं आएगा। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा तभी एनिमल मध्यचक्र में आएगा। ठीक है। पीजीएफ-12 क्या करेगा? कार्पो तो पीजीएफ-12 हिस्सा है, पीजीएफ-12 हिस्सा है कि वो निकलेगा, कार्पस ल्यूटियम को वो करेगा, नष्ट करेगा और साइकिल दोबारा चल जाएगा। लेकिन फिर कब तक? जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अब तुम्हें एक बात तो, अगर अपन कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर रहता है जानवर, तो उस टाइम तो पीजीएफ-12 नहीं आता, उस टाइम क्या रहता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तब तक क्या रहेगा? एनिमल दोबारा हीट में नहीं आएगा। जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा उसके बाद ही एनिमल हीट में आएगा। समझ रहे हो? अब पीजीएफ-12 आया तो पीजीएफ-12 को तो ईस्ट्रोजन हार्मोन ही बढ़ा सकता है। भाई ईस्ट्रोजन हार्मोन आया, पीजीएफ-12 का श्रावण करवा देगा, तुम बाहर से लगा दो या बाहर से नहीं लगाओ तो भी क्या रहेगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन कभी भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पीजीएफ-12 निकल जाएगा। तो लेंथ को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पीजीएफ-12 कतई मत करना, क्या आएगा? प्रोजेस्टेरोन आएगा। क्योंकि उसमें ऐसे ही लगता है कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट कर रहा है तो पीजीएफ-12 ही आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। लिख लिया सबने? चलो, क्या और नहीं लिखा था क्या? लिख लिया था? क्या कह रहे हो? एक जगह कहो। 2 हार्मोन बचे हैं, फिर उसके बाद छुट्टी है। रिलैक्सिन, देखो मैं एक बार रुको 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 रुको। 2 हार्मोन्स पढ़ने हैं, दोनों ही अपने पढ़े हुए हैं पहले ही, सारी बात अपन ने कर रखी है, बस लिखना है, वरना अगली क्लास में आधा घंटा इसी में खराब हो जाएगा अपना। ठीक है। पहला है रिलैक्सिन, नाम से पता लग रहा है कि क्या कर देगा? वो रिलैक्स कर देगा। ठीक है। रिलैक्स कर देगा। किसको रिलैक्स कर देगा? जब प्रसव की क्रिया हो रही है तब सर्विक्स उसको रिलैक्स कर देगा। ठीक है। और सर्विक्स इतनी रिलैक्स हो जाती है कि जब प्रसव की क्रिया होती है तब अपने को सर्विक्स फील ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले तो सर्विक्स बिल्कुल टाइट रहती है, वेजाइना चौड़ी रहती है, लेकिन जब रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है तो सर्विक्स इतनी चौड़ी हो जाती है कि सर्विक्स और वेजाइना एक ही पाइप जैसी हो जाती है, एक ही जैसी संरचना बढ़ जाती है, फर्क ही नहीं कर पाते अपन कि कौन सा पार्ट सर्विक्स है और कौन सा पार्ट है वेजाइना। और इसीलिए अपन तो बोलते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते थे अपने? बर्थ कैनाल। भाई सर्विक्स और वेजाइना एक जैसी लंबाई में हो जाती है ना, तो दोनों को बोल के अपन क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बर्थ कैनाल के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो बर्थ कैनाल का निर्माण कौन कौन करेगा? सर्विक्स और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती हैं। दूसरा, सैक्रोशियाटिक लिगामेंट को ढीला करना। अब सैक्रोशियाटिक लिगामेंट को ढीला करेंगे तो पेल्विक बोन सारी क्या होंगी? ढीली होंगी। गांव में कहते थे ना, भैंस ब्याने वाली, पुट्ठा तोड़ दिया, कहते ना पुट्ठा तोड़ दिया। तो वो जो पीछे पुट्ठे के ऊपर क्या रहता है कि खड्डे बन जाते हैं दोनों तरफ। जब सैक्रोशियाटिक लिगामेंट ढीला होता है ना तो पुट्ठे पे खड्डे बन जाते हैं, गांव में कहते हैं ना पुट्ठा तोड़ दिया। तो किसकी वजह से है? रिलैक्सोन की। अब क्या है इसका श्रावण कहां से होगा? इसका ओवेरी से भी होता है, प्लेसेंटा भी से भी होता है और यूटरस से भी हो सकता है, थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर। ठीक है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या क्या हो गया? सर्विक्स या जन्मनाल को ढीला करना। जन्मनाल हटाइए तो इसको, जन्मनाल को अपन अलग से लिखेंगे, वरना तुम सर्विक्स के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, इससे लास्ट में लिख लेंगे अपन इसको। और दूसरा क्या हो जाएगा? सैक्रोशियाटिक लिगामेंट को ढीला करना। इससे क्या हो जाएगा? पेल्विक कैविटी चौड़ी हो जाती है। और अपन यही लिख लेंगे लास्ट में एक नोट डाल के, जन्मनाल, और जन्मनाल के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सर्विक्स और वेजाइना। तो लिख लो ये।
और वैसे अपन सर्विक्स डायलेटर के तौर पे क्या काम में लेते हैं? फील्ड में जब अपन सर्विक्स डायलेटर करवाते हैं ना, सर्विक्स को डायलेट करवाते हैं, एपिडोसिन काम में लेते हैं ना। और एपिडोसिन के अंदर साल्ट क्या होता है? एपिडोसिन के अंदर वेलिथामेट ब्रोमाइड। कह रहे एग्जाम में नहीं पूछेंगे अपने को, लेकिन फील्ड में खूब काम आता है ये सर्विक्स डायलेटर के तौर पे। सर्विक्स को चौड़ी करता है, ये डायलेट करता है। लिख लिया सबने? लिख लिया? नहीं लिखा? रुक रहे हैं कुछ, लड़ जाओ एक बार, इनको लिख लेने दो। ऊपर करूं? लिख लिया आप? तो लास्ट का है PGF2 अल्फा, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का स्रावण कहां से होता है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से। ठीक है। और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। काम क्या क्या हो गए इसके? कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करना, दूसरा क्या करवा देगा? गर्भाशय में संकुचन करवाना, या क्या कह सकते हैं? गर्भावस्था समाप्त करना। इसीलिए इसका उपयोग अपन कहां कहां ले सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। चाहे तुम आरओपी में ले लो, चाहे मेट्राइटिस में ले लो, चाहे पायोमेट्रा में ले लो, चाहे ममीफिकेशन में ले लो, चाहे मेसिरेशन में ले लो। ठीक है, सभी जगह ये काम में आता है। ठीक है, तो यूज क्या क्या हो गया इसका? पायोमेट्रा, ममीफिकेशन, मेसिरेशन, सही कह रहा है बिल्कुल लाडला, ल्यूटियल सिस्ट। अगर कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं हुई, काफी लंबे समय तक बनी हुई है, तो अपन क्या कह देंगे इसको? ल्यूटियल सिस्ट। और इसका मतलब अपन एनीस्ट्रस वाली कंडीशन के अंदर अपन इसको इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? काम में ले सकते हैं। एक ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम को नष्ट कर देगा ना, इसीलिए अपन क्या कर देते हैं? कई बार जानवर लंबे समय तक हीट में नहीं आता, तो अपन एक शॉट किसका लगा देंगे? PGF-12 का। एक सिंगल डोज PGF-12 लगा देंगे, क्या होगा? लगभग 2 या 3 दिन के अंदर वो क्या जाएगा? हीट में आ जाएगा। तो ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन में भी अपन इसको काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो एक किस में काम में ले लेंगे इसको? ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन। और अबॉर्शन करवाने में नहीं, साइलेंट हीट में इसका कोई काम नहीं है। हाँ, साइलेंट हीट में जानवर आ रहा है, अपने को पता ही नहीं लग रहा कब आ रहा है कब जा रहा है, तो अपन फिर उसमें हार्मोन लगा क्या कर सकते हैं? ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं उसका, कि भाई अपने को पता तो लग नहीं रहा कब आ रहा है हीट में, तो अपन ने अगर लगा दिया तो अपने को पता है कि लगाने के 2 से 3 दिन बाद में वो हीट में आ जाएगा, उस टाइम अपने ये इसकी कर देंगे। तो उस तरीके से काम में ले सकते हैं। डायरेक्ट साइलेंट हीट में इसका कोई काम नहीं है। वैसे तो अपन कहते हैं कि जानवर ईस्ट्रोजन की वजह से भी हीट में आ जाता है, लेकिन ईस्ट्रोजन हार्मोन अपन फील्ड में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हीट तो आ जाती है, लेकिन वो हीट कैसी रहती है? एनोव्यूलेटरी। इसका मतलब उसमें अंडोत्सर्ग नहीं होता। हो भी सकता है, लेकिन लगभग चांस है उसमें अंडोत्सर्ग नहीं होगा, ऊपर से दूध को भी कम कर देती है।
तो दूध जलाने का भी काम कर दिया, ठीक है, और प्रेग्नेंट भी नहीं हुआ जानवर। अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। क्या हो गया लाडलो, बस प्रिपरेशन कर लो। जिसको प्रिपरेशन दो हो गई, एक तो क्या होगी नेचुरल, जो अपन बोलते हैं ल्यूटालाइज, या वैसे नाम कह दें तो डाइनोप्रोस्ट। नाम तो क्या हो गया डाइनोप्रोस्ट, और ब्रांड नेम क्या है ल्यूटालाइज। लेकिन ये ज्यादा काम में नहीं आता, काम कौन सा आता है सिंथेटिक वाला, ठीक है। ये दिख नहीं रहा क्या इधर, ये वाला इस सिंक्रोनाइजेशन। हां, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अभी अपन बात करेंगे आगे कि अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो अपन ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे पीजीएफ तुल्पा अपन ले सकते हैं, एक अपन कहते हैं जीपीजी, पहले दिन जीएनआरएच, फिर 7वें दिन पीजीएफ तुल्फा, 9वें दिन जीएनआरएच, और फिर 28 से 24 घंटे बाद में एनिमल क्या हो जाएगा हीट में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है, उसमें अलग अलग हार्मोन्स अपन यूज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं आएगा, प्रोटोकॉल आएगा उसमें। अगर दोनों आएगा तो फिर दोनों ही करते हैं। प्रोजेस्टेरोन भी करते हैं अपन ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन में यूज। 9 दिन तक प्रोजेस्टेरोन का डिपोट अपन वेजाइना में डाल देते हैं, 9 दिन बाद में जब उसको निकालेंगे ना अपन, तो जानवर 2 से 3 दिन बाद में हीट में आ जाता है। करेंगे अपन उनकी बात आगे। और एक क्या हो गया सिंथेटिक, और सिंथेटिक के अंदर कौन सा हो गया प्रेग्मा, नहीं प्राग। भाई बैठ जाओ थोड़ी देर, 5 मिनट जोर दे दो, 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, फिर आराम से चले जाना। क्लोप्रोस्टेनॉल, और क्लोप्रोस्टेनॉल का ब्रांड नेम क्या मिलेगा आपको प्रेग्मा या वेटमेट, ठीक है। तो जिसको लिखना है वो लिख सकते हो, और जिसको घर जाना है वो क्या हो गया एक बार तुम लिख लो जितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं अगले पेज में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोप्रोस्टेनॉल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, अभी अगली साइड में दोबारा ढंग से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। CLOPROSTNOL क्लोप्रोस्टेनॉल, और ये फील्ड में इतना काम आता है कि अपने को हर बार बैग में 2-4 तो रखने ही पड़ेंगे। और इसके ब्रांड नेम क्या आते हैं मार्केट में, किस नाम से मिलेगा। अरे बेटा बैठ जा, क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, अरे बैठ जाओ सारे, बैठ जा भाई बैठ जा, सबको ही घर जाना है, 5 मिनट और रुक जाओ। यहां तक लिख लिया क्या तुमने, कौन सा समझ में नहीं आ रहा ये क्या है CLOPRO, फिर कौन सा वाला नहीं आ रहा PREGMA प्रेग्मा, और ये क्या हुआ VETMATE वेटमेट, कौन सा समझ में नहीं आ रहा, आगे समझ में VETPRECLOPROSTENOL। आप पड़ोसी के देख लो ना, उनके समझ में आ गया। चलो ठीक है जाओ सब।